हाँ दोस्त, तो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस 2022 के आज पहले लेक्चर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जर्नी आज स्टार्ट हो रही है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस 2022 में आप सब लोगों के साथ। आज का ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको ऐसा लगेगा कि लग रहा है कि आप पहले ही लेक्चर में आप कंसोलिडेशन पढ़ा देंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नहीं दोस्त, पहले लेक्चर में आप ये समझ पाएंगे सबसे पहली बात कि आपके सिलेबस के अंदर है क्या। दूसरी चीज आप समझ पाएंगे हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी। और पढ़ने की स्ट्रेटजी समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो एग्जाम का पैटर्न होता है हम उस पढ़ाई उसी के आसपास करते हैं। तो ये बात है। और उसके अलावे इंड एस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और किस तरीके से इंड एस आपके सिलेबस में जर बनाए बैठा है, इन सब बातों को मैं आज क्लैरिफाई करने वाला हूं। तो हम समय खराब नहीं करने वाले हैं। आप अपने रजिस्टर पे हेडिंग लगा देंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस 2022। जो भी चीज मैं यहां लिखूंगा, आपसे गुजारिश है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, आप उसको जरूर लिखेंगे, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो रही है, लेकिन जो आपके पास लिखा हुआ है वो आपके लिए हमेशा है, क्योंकि बार बार तो हम वीडियोज नहीं देख सकते, टाइम के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसलिए जो भी चीज़ मैं लिखूं आपको जरूर लिखना है। जो चीज़ आपको प्रिंटेड मिलेगा, हैंड रिटन, जो चीज़ आपको ऐसे मिलेगी मेरा लिखा हुआ, उसमें आप मेरा यूज, मेरे लिखे हुए का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको अपने रजिस्टर पर जरूर लिखना है। तो चलिए समय खराब नहीं करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। मैं किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर बताता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर वो बैकग्राउंड है जो आपको एक बुनियाद देगा, एक बेसिक पेश करेगा कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस का प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ गया अपने पास में दोस्त, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। एग्जाम स्ट्रक्चर इसको हम 3 हिस्से में बांटेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये आपके एग्जामिनेशन के पेपर के पैटर्न हैं। अब क्या है कि जो सेक्शन ए है अपने पास में वो है मैंडेटरी, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है, मैंडेटरी। और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स ईच। ये टोटल बन जाता है 10 मार्क्स। आपकी सारी क्वेरीज का जवाब आज मिल जाएगा, इसलिए ये मत सब घबरा देना कि कुछ और चीज बताया नहीं, एक ही बार यहां गया। हर चीज का अपना टाइम है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा आज। ये हमारे पास में टोटल बन गए 10 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच, ये बन गया 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। जो सेक्शन सी है वो भी है मैंडेटरी, और ये है 16 मार्क्स। सर क्या ये 16 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ये एक भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो इसमें नहीं है कि एक ही आएगा। हाँ, ये एमसीक्यूज टाइप का नहीं होता, होगा तो डिस्क्रिप्टिव ही, लेकिन हो सकता है इंस्टीट्यूट एक ही बड़ा क्वेश्चन 16 नंबर में पूछ दे, हो सकता है वो 3 पूछें, हो सकता है वो 2 पूछें, वो उनकी मर्जी है। उसमें नहीं कह सकते कि वो कितना पूछेंगे, कैसे पूछेंगे।
अब हमारे पास आता है सेक्शन बी, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। ये दोनों मैंडेटरी होते, इसमें चॉइस नहीं होते, लेकिन सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस होता है। तो सेक्शन बी में जब चलेंगे दोस्त तो ऐसे चलेंगे, देखिए ये सब आपको अपने सीट पे बना के रखना है। दो, चार, 6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चन 16 मार्क्स के होते हैं। सारे क्वेश्चन 16 मार्क्स होते हैं, 16 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स ईच। $16 marks each, 16 marks each। हर में 16 रहेंगे, या ईच ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। 16 लिख दें, 16। ये हो सकता है एक क्वेश्चन भी 16 नंबर का रहे, हो सकता है इसमें 2 पार्ट्स भी हो, 3 पार्ट्स हो, ये इंस्टीट्यूट की मर्जी है। वो कभी भी पार्ट्स को घटा बढ़ा सकते हैं। पूरे 16 नंबर का एक भी सवाल पूछ सकते हैं, या चाहे तो 12-4 कर सकते हैं, 8-8 कर सकते हैं, 10-6 कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसमें 2 क्वेश्चन आपको चॉइस होता है दोस्त, तो ओनली 4 क्वेश्चन इसमें से करना पड़ेगा। ओनली 4 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड। सिर्फ 4 क्वेश्चन इसमें से आपको करने हैं, और इसीलिए मैंने इन दोनों को पहले लिखने के बाद ये लिखा, क्योंकि जब हमारे पास चॉइस हो तो हमें थोड़ा समय लगाना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि हम इसमें से कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करें। इसमें टेक्निकली जो एक क्वेश्चन होगा कोई भी, वो पूरा का पूरा थ्योरी रहता है, मतलब 16 नंबर का पूरा ही थ्योरी रहेगा। बाकी क्वेश्चन में हो सकते हैं थ्योरी कोई सब पार्ट्स में रहे, पूरा 100% थ्योरी ना रहे। एक क्वेश्चन प्योर थ्योरी का रहता है जिसमें कोई प्रैक्टिकल पार्ट रहता ही नहीं, बाकी में ज्यादातर प्रैक्टिकल रहता है। हो सकता है कोई छोटा पार्ट थ्योरी का भी रहे, क्योंकि ज्यादातर ऑलमोस्ट ये पेपर प्रैक्टिकल है। तो यहां पे आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा 2 क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा 4 करना है, आप ऐसे समझें, या कौन सा 2 छोड़ना है ऐसे समझें। तो 5 मिनट का समय जरूर लगाएंगे सेक्शन बी में सेलेक्ट करने में कि हमें कौन सा सवाल करना है कौन सा नहीं, क्योंकि कई बार सिलेक्शन गलत हो जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा लाइन बाय लाइन करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं पहले के 4 कर देंगे, बाकी के 2 छोड़ देंगे। ये भी सही डिसीजंस नहीं है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि आपको कौन सा सवाल आता है, उसको टिक कीजिए और उसी को सॉल्व कीजिए। तो यहां थोड़ा आपको समय लगाने की जरूरत है। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन रहता है, इसका जो नंबर रहता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर से रहता है, और ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 के नंबर से रहता है। इन दोनों में तो चॉइस है ही नहीं, दोनों मैंडेटरी है, तो आपको करना ही करना है। जो MCQs है दोस्त, उसमें हमारे पास में खास बात यह है, 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, यानी 1 मार्क्स सिलेक्शन के लिए होगा, और 1 मार्क्स आपका रीजन के लिए होगा। 1 मार्क सिलेक्शन के लिए है और 1 मार्क्स रीजनिंग के लिए है। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और एज फार एज CFR इज कंसर्न, यहां पे रीजनिंग की कोई कभी दिक्कत आती नहीं, क्योंकि यहां पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप रीजनिंग नहीं दे सकते। ज्यादातर कैलकुलेटिव होते हैं, इसमें आप रीजनिंग ढूंढने में दिक्कत नहीं है। चूंकि मैं SPM BB और कॉस्ट ऑडिट भी पढ़ाता हूं, उन दोनों पेपर में कई बार रीजनिंग ढूंढने में दिक्कत होती है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लगेगा कि रीजन है ही नहीं, क्वेश्चन ऑटोमेटिक एक रीजन है। तो वहां पे मैं हमेशा गाइड करके चलता हूं कि जिस क्वेश्चन में आपको रीजन ना नजर आए, ऐसा लगे ही नहीं कि लिखूंगा क्या, वहां पे क्वेश्चन को ही कॉपी कर देना, क्योंकि एग्जामिनर को डायरेक्शन है कि
कि एक मार्क्स टिक मार्क के देने और एक मार्क्स रीजनिंग के देने। तो अगर रीजनिंग वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा तो आपके एक नंबर काट देगा, और चूंकि उस क्वेश्चन का कोई खास रीजन नहीं है तो क्वेश्चन ही कॉपी करके आप काम को चला सकते हैं। तो ये हो गया दोस्त हमारे पास में CFR में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त, अपने पास दूसरा सवाल है। जो पॉइंट नंबर 2 हम लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं आपके लिए सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है। सर ये सारी चीजें आप पढ़ा करके हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? दोस्त पिछले 4 साल से 3 साल मान के चलो पूरा, 2020, 2021, 2022, अब तो 2023 का भी चलो कोविड आया था 2020 के मार्च से, तो मैं मान के चल रहा हूं 3 साल से तो ज्यादा ही हो गया। स्टूडेंट्स बेहद परेशान हैं। वो एक ही चीज को 20-20 बार पूछता है और ऐसा लगता है कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको कोई जानकारी ही नहीं। जो चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लेरिफाई होनी चाहिए वो भी चीजें क्लेरिफाइड नहीं है। उसका रीजन है यूट्यूब का इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यूट्यूब पे इतनी सारी फालतू की जानकारियां अवेलेबल है जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिमाग में चली जाती हैं। कंटेंट पता ही नहीं रहता, एक्चुअल स्ट्रक्चर पता ही नहीं रहता है और हम सिर्फ भटकते रहते हैं। इसलिए इस लेक्चर में वो सारी चीजें मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि आपका दिमाग आखिर पहले शांत हो जाए। हमें पढ़ना क्या, हमें पहले यह पता रहे। हमें कुछ पता ही नहीं रहता, बस हम इधर से उधर हिलते रहते हैं। इसलिए इन सारी चीजों का जानकारी लीजिए ताकि आपको कोई भटका ना सके और आपका दिमाग भी भटक ना सके। क्योंकि जानकारी नहीं रहती है, कोई कुछ कहता है तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है मुझे तो ये पता ही नहीं था, इसका मतलब इसने सही कहा है। इसलिए पहले सारी जानकारी क्लियर कर लीजिए। कितना लग जाएगा? 10-15 मिनट इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में आ गया हमारे पास सिलेबस। हमारा सिलेबस कैसा है, क्या है हमारे सिलेबस में? पेन बदल देते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है? सिलेबस 2022 ऑफ CFR। बहुत सारे बच्चे को यह भी नहीं पता कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस में आपके 3 चीज हैं, 3 मेन कंसर्न है आपके सिलेबस में। देखिए, एक है आपके सिलेबस में इंडेस, जो मेजॉरिटी पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है आपके सिलेबस में इंडेस। तो सबसे पहले तो हम इंडेस ही पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हमारे सिलेबस में गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग। और तीसरा है दोस्त अदर मिसलेनियस टॉपिक। अब इंडेस क्या है अपने पास में, इंडेस कितना है, इसकी भी जानकारी आपको लेनी है। क्या सारे इंडेस पढ़ने हैं या सिलेक्टेड इंडेस पढ़ने हैं? तो हम इंडेस को 3 हिस्से में बांट रहे हैं। 3 क्या, इवन 4 हिस्से कर देते हैं। 4 समझने में थोड़ा मदद मिलेगा। 4 हिस्से में मैंने इंडेस को बांट दिया। एक तो मैंने बांटा आपके इंडेस को कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा मैंने इसमें लिखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर मैंने रखा यहां पे
शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, और फिर मैंने लिखा अदर इंडेस, अदर इंडेस मतलब जो इन चैप्टर्स में कवर्ड नहीं हुए उनको मैंने बोल दिया अदर इंडेस, अदर इंडेस। अब देखिए क्या है अपने पास में यहां पे, कंसोलिडेशन में दो बड़े चैप्टर है दोस्त, एक का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, और दूसरे का नाम है कंसोलिडेशन। एक्चुअल में इंडेस में बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन दोनों सेम होता है, मतलब एक ही चीज है। बच्चे जो फाइनल लेवल पे हैं इसको अलग अलग समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे एक ही चीज है। बिना बिजनेस कॉम्बिनेशन के आप कभी कंसोलिडेशन नहीं समझ सकते। तो देखो एक सवाल का जवाब मैंने आपको इनडायरेक्टली दे दिया। मेरे पास कई बार बच्चे आते सर सीधा कंसोलिडेशन कर, वे कुछ नहीं समझ आएगा, यूजलेस है। बिना बिजनेस कॉम्बिनेशन के नॉलेज के कंसोलिडेशन समझ नहीं आएगा। एएस में आता था, एएस में दोनों अलग अलग था, लेकिन इन डेस में दोनों इकट्ठा ही है। भले ही इन इंस्टीट्यूशंस ने दो अलग अलग चैप्टर बांट दिए हैं, लेकिन है दोनों एक ही। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक इंडेस बना हुआ है, सिर्फ इंडेस 103, इंडेस 103 ये बना हुआ है। लेकिन कंसोलिडेशन के लिए 5 इंडेस बने हुए हैं, 5। कौन कौन से? इंडेस 27, 28, 110, 111, 112। मतलब जब आप करेंगे कंसोलिडेशन का चैप्टर जिसमें लिखा रहेगा कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए हम 5 इंडेस का सपोर्ट लेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके कोर्स में कंसोलिडेशन के 6 के 6 स्टैंडर्ड हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दोस्त 3 इंडेस हैं। इंडेस 32 जो प्रेजेंटेशन बताता है, इंडेस 107 जो डिस्क्लोजर बनाता है, और इंडेस 109 जो मेन इंडेस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। तो 6 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, टोटल 9 बन गए। स्टडी मटेरियल को देख करके, जब इनिशियली स्टडी मटेरियल लॉन्च हुआ था उस समय देख करके लगता था ऐसा कि इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत फोकस नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने कम मटेरियल लिखा था। लेकिन जब एग्जामिनेशन हुआ तो उन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन भर भर के डाले, उतने डाले जैसे जितने सीए वाले डालते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन डाले, सीए वाले भी 12-15 नंबर के क्वेश्चन डालते, इन्होंने भी 10 नंबर के क्वेश्चन डाले। और उसमें भी वो क्वेश्चन डाला जो सबसे ज्यादा डेप्थ का था, इंबेडेड डेरिवेटिव का, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काफी आगे पढ़ने के बाद पता लगता है। तो स्टडी मटेरियल में तो कंटेंट इनके काफी कम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, लेकिन एग्जामिनेशन का डेप्थ बहुत मजबूत है दोस्त। इसलिए स्टडी मटेरियल को देख करके अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन में नुकसान होना फिक्स है। और यह बात मेरी सारे बच्चे कान खोल करके सुन लें, और जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उसको भी कम्युनिकेट कर दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं मैं तो अपनी स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलूंगा जी। अगर आप अपनी स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलोगे तो अभी जो जुलाई 2023 में पेपर हुआ है उसका कभी देख लेना, स्टडी मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बाहर से हैं। आप बोलेंगे लेकिन आपने तो वीडियो अपलोड किया था उसमें कह रहे थे 70-80 नंबर के क्वेश्चन आपके बुक से हैं, तो कहां से आ गए? मैंने पहले ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल रखे थे और कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने गलत दिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को पूरे डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा और डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। पिछले बार मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक्स को बहुत एनलार्ज नहीं किया, मैं भी स्टडी मटेरियल से 25-30%, 40% एक्स्ट्रा करके पढ़ाया। लेकिन अब की बार मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरा पढ़ा के चलने वाला हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आखिरी सबसे जो लास्ट लेवल का क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले एग्जाम में पूछ डाला।
तो वो कह चुके हैं कि भैया हम पूरा पूछेंगे, स्टडी मटेरियल में कुछ भी लिखा है आप उसके बेसिस पे मत चलो। चलिए, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये तो पूरा आपके पास है ही, फुल है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे तो अच्छे क्वेश्चन पास्ट में आते ही रहे। तो इसके ऊपर तो हमारा जितना स्टडी है, जितना हम स्टडी कर सकते हैं सारी स्टडी करेंगे। अदर इंडेस इसके बाद क्या बच गए, अगर आप चैप्टर में देखो तो 6 और 3 9 और 1 10 इंडेस तो आपके चैप्टर में चले गए। इसके अलावे जो इंडेस आपके बच गए वो इंडेस आप देखिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने आपको बोले हैं पढ़ने को। इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के। अच्छा, मैं सीरियल वाइज ही चलता हूं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या आपके कोर्स में दिया है, ताकि आपको एक बार डिटेल भी पता लग जाए। देखिए, इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, वो बताते कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे। तो वो आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि उसको इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में डाल दिया है, तो वो कोर्स से हटा दिया है। यहां पे मैं क्या करूंगा ये बात मैं आगे बताने वाला हूं, मैं इंस्टीट्यूट की बात अभी बता रहा हूं। इंडेस 2 इन्वेंट्रीज का ये इन्होंने इंटरमीडिएट में डाल दिया है, तो फाइनल में नहीं डाला है, ग्रुप 2 में। जब भी मैं इंटरमीडिएट बोलूं तो ग्रुप 2 समझ लेना, क्योंकि ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाले, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं डाले। उसके बाद में इंडेस 3 है ही नहीं क्योंकि उसके काउंटर पार्ट कोई था ही नहीं। इंडेस 4 है ही नहीं, इंडेस 5 है ही नहीं, इंडेस 6 है ही नहीं। इंडेस 7 कैश फ्लो का ये भी इंटरमीडिएट में डाल दिया, तो फाइनल में नहीं है। इंडेस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी का ये आपके कोर्स में है, इंडेस 8। उसके बाद इंडेस 9 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 10 ये भी उन्होंने इंटरमीडिएट में डाल दिया, तो यहां नहीं रखा। इंडेस 11 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 12 ये आपके कोर्स में है, इनकम टैक्स। इंडेस 13 की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इंडेस 14 है ही नहीं, इंडेस 15 है ही नहीं, इंडेस 16 ये आपके कोर्स में है। इंडेस 17 अभी है ही नहीं कोई कोर्स में, इंडेस 18 है ही नहीं, इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट ये इंटरमीडिएट में डाल दिया इसलिए नहीं है। इंडेस 20 इंस्टीट्यूट ने कोर्स से ही हटा दिया, ना इंटर में ना फाइनल में। गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं कि सीएमए को इसकी जरूरत नहीं है। इंडेस 21 ये आपके कोर्स में है फॉरेन एक्सचेंज का। इंडेस 22 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 23 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी का है, इंस्टीट्यूट ने कोर्स में डाला ही नहीं, कहा ये सीए के लिए जरूरत है, सीएमए को इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, हम नहीं डालेंगे, चलो कोई बात नहीं। इंडेस 25 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 26 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 27 आपका कंसोलिडेशन में चला ही गया, इंडेस 28 कंसोलिडेशन में चला ही गया। इंडेस 29 हाइपर इन्फ्लेशन का है, और हाइपर इन्फ्लेशन का स्टैंडर्ड अभी सीए इंस्टीट्यूट ने भी नहीं डाला, सरकार ही कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया में इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो इसलिए वो अभी कहीं भी एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। इंडेस 30 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 31 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 32 यहां आ गया, इंडेस 33 आपके इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट में डाल दिया इसलिए नहीं है। इंडेस 34 एंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, वो कहने सेबी ने एंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी कर रखा है, और हमारे स्टूडेंट को कोई उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑडिट से रिलेटेड चीज है, तो इंडेस 34 एंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोर्स में ही नहीं है, ना इंटर में है ना फाइनल में। इंडेस 35 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 36 आपके कोर्स में है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इंडेस 37 इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट में डाल दिया, इंडेस 38 आपके कोर्स में है। इंडेस 39 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडेस 40 आपके इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड कोर्स में रखना उचित नहीं समझा है, वैसे वह रहना चाहिए था क्योंकि पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अब पता नहीं कौन एडवाइस देने वाला था, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड कोर्स में नहीं रखा है, और इंडेस 41 एग्रीकल्चर का है, उसको भी कोर्स में इन्होंने नहीं रखा है। तो इंडेस वाले इतने नंबर्स यहां आ गए। उसके बाद चलते हैं अब 100 वाले नंबरिंग पे। नंबरिंग तो मैं आज आपको समझा ही दूंगा कैसे होता है। इंडेस 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, उन्होंने कहा इसकी जरूरत सिर्फ सीए को बढ़ती है क्योंकि वही कन्वर्जन करते हैं, हमारा काम है नहीं कन्वर्जन का, तो रखा ही नहीं। इंडेस 103 2 शेयर बेस्ड पेमेंट में चला गया, इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ गया, इंडेस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का है, वो आपके इंस्टीट्यूट ने कहीं कोर्स में रखा ही नहीं। इंडेस 105 रखना चाहिए था, वो नहीं रखा। अब ये मैं भी नहीं जानता क्यों नहीं रखा, रखना चाहिए था
क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसका होना जरूरी था लेकिन नहीं है। इंडेस 106 भी नहीं रखा आपके कोर्स में, इंडेस 107 यहां आ गया, इंडेस 108 आपके कोर्स में रखा है। इंडेस 108 रखा, इंडेस 109 यहां आ गया, 110 यहां आ गया, 111 यहां आ गया, 112 यहां आ गया, 113 भी आपके कोर्स में रखा है, इंडेस 113। इंडेस 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट का, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने कोर्स में नहीं रखती, वो सरकारी सेक्टर के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो कोई भी इंस्टीट्यूट रखती ही नहीं। उसके बाद इंडेस 115 आपके कोर्स में है, इंडेस 116 भी आपके कोर्स में है। इसके अलावा कोई इंडेस अभी तक इंस्टीट्यूट ने उस सरकार ने नोटिफाई नहीं किए हैं तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। तो अगर आप गिनो तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडेस ये बन गए, 11 हो गए, 3 14, 1 15 और 5 20 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स का हिस्सा है, कोर्स का पार्ट है और ये आपको पढ़ना है। एसेट्स के ऊपर टोटल मिलाकर के 8 स्टैंडर्ड हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने इसमें से 5 रखा। अच्छा, एक और भी है जो मेरे से छूट गया, इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट का, वो भी लिख लीजिए। यही मैं कह रहा था 21 है, ये कैसे हो गया। इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट का ये एग्जिस्ट करता है, लग रहा मैंने बोल दिया था एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो देख लेंगे। इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट का है, तो ये 11 ये हो गए, एक ये 12 और 3 15 और 6 21 इंडेस आपके कोर्स में है। कुछ इंडेस इंटरमीडिएट में और कुछ आपके कोर्स से हटा दिए गए। तो ये तो हो गया दोस्त इंडेस का हिस्सा। सर इसका मार्क्स डिवीजन कैसे है? इंस्टीट्यूट ने तो वेट दिया है स्टडी मटेरियल में, लेकिन एग्जाम में वेट बिल्कुल भी नहीं फॉलो होता। तो इस डिवीजन को अपने दिमाग से निकाल लो। मतलब स्टडी मटेरियल में जो वेट दे रखा है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, उसका एग्जामिनेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वेट गिवन इन स्टडी मटेरियल इज टोटली इररिलेवेंट, वो लिख लेना, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते रहते, एग्जाम में कभी नहीं फॉलो किया। वैसे तो देना ही नहीं चाहिए, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वेट नहीं देता किसी भी चैप्टर का। इन्होंने वेट दे दिया और फॉलो कभी कर नहीं पाते, हो ही नहीं सकता फॉलो। आप हर में से लिख दोगे 2-2 नंबर, वो आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा? जैसे इस 12 इंडेस का इन्होंने 25 नंबर दे दिया है, तो कहां से कर पाएंगे 25 नंबर में इतने? तो वो वेट जो स्टडी मटेरियल में दे रखा है वो इररिलेवेंट है, वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दिमाग से निकाल देना। मैं भी आज पहले ही क्लास में बोल रहा हूं, तो मुझसे भी प्लीज बार बार ये क्वेश्चन पूछना मत कि सर वेट किसका क्या है। वेट किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वेट इज टोटली इररिलेवेंट। लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, वेट गिवन इन स्टडी मटेरियल इज इररिलेवेंट, बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं। अब ये सवाल बार बार नहीं पूछेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में, ना पहले इन्होंने फॉलो किया ना अब फॉलो करने, बस स्टडी मटेरियल पे खाना पूर्ति कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल यूजलेस है, वेट की बात ना करें। तो ये तो हो गया दोस्त आपका इंडेस का कंटेंट। वैसे कहने के लिए 21 दिया है, लेकिन 1-2 स्टैंडर्ड अगर छोड़ दे तो कोई भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड छोड़ा नहीं, सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आपको पढ़ने के लिए बोल दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास में आ गया गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्योर थ्योरी है और ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ही नाम से है, इसका कोई सब डिवीजन नहीं है और इसके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते थ्योरेटिकल, इसलिए इसमें कोई सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। और वेट का मैं पहले ही बोल चुका हूं इररिलेवेंट है, तो वेट के चक्कर में रहे ही ना। मिसलेनियस टॉपिक में हमारे पास 3 बड़े टॉपिक हैं। एक टॉपिक है दोस्त वैल्यूएशन का, एक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में ही इंक्लूडिंग गुडविल है। यानी चैप्टर का नाम है शेयर्स, लेकिन शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ता है, तो गुडविल वैल्यूएशन उसमें इंक्लूडेड मान के चलो। उसके बाद है दोस्त हमारे पास एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, छोटा सा है, एक क्लास से ज्यादा का है नहीं। उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत सारे यूनिट्स हैं,
मतलब चैप्टर का नाम तो एक ही है लेकिन इसमें यूनिट 7-8 है। उन सारे यूनिट्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है क्या? इसमें है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ये तो कैलकुलेटिव पार्ट मैंने बता दिया आपको। इसके अलावे इसमें ह्यूमन रिसोर्स, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है दोस्त? XBRL, उसके अलावे हमारे पास में ESG अकाउंटिंग, ये नए नए नाम बता रहा हूं मैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 444P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। ये बहुत सारे थ्योरेटिकल छोटे छोटे हिस्से हैं जो थोड़ा थोड़ा समय डिमांड करता है, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें यूनिट्स बहुत है तो इसको भी पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको पढ़ाने में बहुत कम लगेगा। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग गुडविल, चूंकि ये वाला टॉपिक हमारे पास में FR में भी है और बिजनेस वैल्यूएशन में ही है, तो एक जगह पढ़ने से दोनों जगह काम इसमें कंप्लीट हो जाता है एज फार एज वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल आर कंसर्न। तो ये मुझे लगता है आपको कोर्स के बारे में जानकारी लग गई, ये आपके कोर्स में है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आपके स्टडी मटेरियल में जो वेट प्रेस्क्राइब्ड है उसका कोई लेना देना एग्जामिनेशन से नहीं है, इसलिए वेट वाले पेज को फाड़ के फेंक दें। अगर उसके बेसिस पे चलेंगे तो एग्जाम में आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए सर, ये बात हमें समझ आ गई, अब और रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं है। हम ये मान चुके हैं कि स्टडी मटेरियल में जो वेट दिया हुआ है उसका कोई यूज नहीं है। अब आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्त, मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं वो देखिए। मैं आपको पढ़ाने कैसे वाला हूं? मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं, हाउ टू स्टडी, मतलब हम कैसे स्टडी करेंगे। जितने बच्चे भी मेरे साथ फेस टू फेस क्लास लेंगे या जो भी लाइव क्लास लेंगे, वो सारे बच्चे तो फेस टू फेस और लाइव के साथ ही जुड़े रहें। मैं एक चीज आपको यहां पे बता देता हूं, वैसे ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप अपने हिसाब से उसको सुइटेबली मॉडिफाई कर सकते हैं। कई बार बच्चे अप्रोच करते हैं, ऑफिस में भी फोन करते रहते हैं, तो कई बार मैं सुनता रहता हूं, कई बार मेरे खुद के पास भी फोन आ जाता है, तब भी मैं बच्चों से, मतलब बच्चे जो कहते हैं, क्योंकि आपको ही अल्टीमेटली इस सर्विस को कंज्यूम करना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, और मेरा पर्सनल एडवाइस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, हम क्लास 3 मोड में चलाते हैं। पहला मोड है हमारे पास फेस टू फेस, लेकिन फेस टू फेस तो वही बच्चे ले सकते हैं जो दो चीजें हो, एक तो वो दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो क्योंकि फेस टू फेस क्लास दिल्ली में चलती है। दूसरी चीज है कि जिनकी कमिटमेंट पक्की हो कि नहीं मुझे फेस टू फेस क्लास जाके पढ़ना है, तो अगर ये दो चीज आपके अंदर है तो आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं। कुछ कहते कि नहीं मैं रियल टाइम ही पढ़ के खत्म करना चाहता हूं, तो लाइव एट होम ले सकते हैं। और कुछ बच्चे कहते कि नहीं मुझे तो गूगल ड्राइव में ही पढ़ना है, हमें जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, आप तीनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें वो तीनों ही ऑप्शन आपके लिए ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन वाले ऑप्शन सेलेक्ट ना करें कि फेस टू फेस ले लेते हैं, नहीं कर पाएंगे तो ले लेंगे गूगल ड्राइव, लाइव एट होम कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे तो ले लेंगे गूगल ड्राइव। इसमें क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका बैलेंस बिगड़ेगा। इसलिए जो भी आप चाहते हो एक बार डिसाइड होकर के कंक्रीट चलें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी वॉर को जीतने के लिए, एग्जाम सिचुएशन इज लाइक ए वॉर। अगर आपको वॉर को जीतना है तो सबसे पहले आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए। हमने जो डिसीजन लिया हम उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जो फैसिलिटीज हैं वो सब में बराबर हैं, चाहे आप फेस टू फेस में आए, चाहे आप लाइव में आए, चाहे आप गूगल ड्राइव में आए, मैं सबके लिए बराबर फैसिलिटीज ही रखना हूं। फैसिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं है। हां, फेस टू फेस में डिसिप्लिन ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड क्लास फेस टू फेस है, क्योंकि वहां अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा। आप सामने बैठे हुए हैं तो आप बहुत ज्यादा हिल भी नहीं सकते। लाइव में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, चूंकि आप घर पे बैठे हुए, आप पढ़ तो रियल टाइम रहे, लेकिन वहां आप किस मोड में पढ़ रहे हैं ये मैं नहीं देख सकता। और गूगल ड्राइव में आप ज्यादा फ्री होते हैं, उसमें आपके पास में होता है। तो जो भी डिसीजंस लें वो फाइनल डिसीजन लें और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें। तो चलिए, हमारे पास स्टडी का मोड क्या होगा, मैं आपको डिटेल लेक्चर्स दूंगा, डिटेल लेक्चर्स।
इन डेप्थ नॉलेज। नॉलेज आपको इन डेप्थ मिलेगी और आपको इन डेप्थ लेनी पड़ेगी। 2016 सिलेबस पूरा का पूरा कचरा बना दिया, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एक भ्रम घुस गया कि मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ के पास हो जाऊंगा, जबकि सीए में सिलेबस की ये पुरानी हिस्ट्री एटलीस्ट नहीं है। सीएफआर की बात कर रहा हूं तो मैं पुरानी बात है, बाकियों पेपर में भी कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन सीएफआर में तो स्पेसिफिकली फिक्स नहीं होता कि वो स्टडी मटेरियल से सवाल पूछते हैं। 2012 सिलेबस में उन्होंने कभी नहीं पूछा अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन, और वही सिमिलर ट्रेंड वो 2022 सिलेबस में लेके आए, क्योंकि स्टडी मटेरियल में बहुत कुछ डेप्थ में है नहीं, एक फॉर्मेलिटी के लिए 300-400 पेज का स्टडी मटेरियल बना के दे दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ाऊंगा, स्टडी मटेरियल के हम सारे ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, उसके अलावे हमें और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अगर हमें एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करना है। तो डिटेल्ड लेक्चर इन डेप्थ नॉलेज, वहां पे मुझे यह मत कहना कि मेरा समय लग रहा है, समय लगेगा। अगर नहीं लगाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप पास्ट पेपर देख करके पता लगा सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है, हम कवर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कवरेज ऑफ क्वेश्चंस। सफिशिएंट एमसीक्यूज, मैंने सभी चैप्टर के एमसीक्यूज बना रखे हैं इस बार, सारे सफिशिएंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, तकरीबन 600-700 एमसीक्यू चैप्टर वाइज, इंक्लूडिंग उसमें वो जो आपके स्टडी मटेरियल में वो भी। ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, ये सब लिख देना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर भटकते रहते हैं दोस्त स्टूडेंट्स। ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, ऑल पास्ट एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन, ऑल पास्ट एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस, ऑल एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल आरटीपी जो रिवीजन टेस्ट पेपर आए हैं वैसे एमक्यूपी के नाम से ही आते हैं, ऑल आरटीपीज जो पास्ट के हैं, याद रखना जो रेलेवेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे कचरे हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, वो बार बार स्कैनर लेके आ जाते हैं। भैया वो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले स्कैनर करने का कुछ नहीं मिलने वाला है, कोर्स में नहीं है, कोर्स बदल गया, दिमाग में बैठा हो सही, स्कैनर लेके बैठ जाते हैं। ये सवाल तो सर पास्ट में एज था, कहां से निकलेगा वो? तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है मैं दे रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल आरटीपीज, उसके अलावे रेलेवेंट क्वेश्चंस, फ्रॉम सीए एग्जाम, बहुत सारे सीए एग्जाम के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चन सीए एग्जाम के भी लेने वाले, और वो सब आपको करके चलना पड़ेगा। ये मत बीच में पूछना ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मेरे एग्जाम में आएगा क्या? अब इस चीज का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आ चुका, पहले ही एग्जाम में हिला दिया सवाल पूछ के, तो अब आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और रिलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सीए एग्जाम, कुछ मैं एसीसीए एग्जाम के भी क्वेश्चन लूंगा। तो आप मुझे दोबारा पूछेंगे भी नहीं कि और भी कोई सवाल करने की जरूरत है क्या? कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, मतलब आपको क्या, नो अदर क्वेश्चंस, कोई और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। नो स्कैनर, कोई स्कैनर करने की जरूरत नहीं है, सब यूजलेस है। जितना मैंने दे दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी अगर इसके अलावे और अपना समय आप वेस्ट करना चाहते तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये हमारे पास कवरेज रहेगी दोस्त। इसके अलावे हमारा कवरेज क्या रहने वाला है वो देखिए, हमारा कवरेज रहने वाला है दोस्त इसके अलावा, ये तो आपको हटा ही देना था, इसमें से मैं ये एरो हटा देता हूं, इसमें स्टार लगा देता हूं। ये 3 स्टार है, इसको ध्यान रखना कि ये चीज नहीं करना है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, समय खराब हो जाएगा। इसके अलावे मैं आपको क्या देने वाला हूं, सारे डिटेल्ड लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, बुक्स
बुक्स भी आपको मिलेगी 2 वॉल्यूम। जो बुक्स मैं दूंगा उसमें स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस रहेंगे और जो मैंने लिख दिया, तो आपको बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है समय वेस्ट करने की। बुक्स 2 वॉल्यूम आपके पास जाएगी। इसके अलावे एडिशनल फैसिलिटीज क्या हैं जो हम इस बार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? एडिशनल फैसिलिटीज ये इस बार से इंट्रोड्यूस हो रहा है दोस्त। नंबर 1, ऑडियो रिवीजन्स। चूंकि हम बैच को बहुत डेप्थ में करने वाले हैं तो आपको रिवीजन की समस्या आ सकती है, इसलिए मैं इन डेज के छोटे छोटे ऑडियोज बना के दूंगा जो बिना समय को वेस्ट किए हुए आप देख सकते हैं। जैसे मान लो आप कभी मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, कभी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कोई आपका वेस्ट वाला टाइम है, ऐसे बैठे हुए हैं, जब आप गाना सुनते रहते हैं तब भी आप वो ऑडियो सुन सकते हैं। ऑडियो में क्या रहेगा? इन डेज की पूरी कहानी रहेगी, छोटी छोटी ऑडियोज रहेंगे जिसका आप यूज कर पाएंगे, जिसको आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट टाइम के लिए वीडियो रिवीजन्स ये आपको मिलने वाला है। टेस्ट पेपर्स, टेस्ट पेपर्स मैं सिर्फ 2 कंडक्ट कराऊंगा जिसको मैं खुद चेक करूंगा। 2 टेस्ट पेपर मैं आपको चेक करके दूंगा। बाकी जितने भी टेस्ट पेपर्स होंगे वो टेस्ट आपके पास रहेगा, उसका मैं डिस्कशन ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। तो ये मेरी ओर से आपको मिलने वाला है और मुझे लग रहा है इसके अलावे और किसी चीज की आपको जरूरत भी नहीं है। अब चेक कीजिए, आगे बढ़िए। जो बच्चे फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, फेस टू फेस, या जो गूगल ड्राइव जो लाइव एट होम लेंगे, लाइव एट द रेट होम, इन बच्चों को एक लिंक मिलेगा। लिंक फेस टू फेस कर रहे तब भी लिंक मिलेगा, लाइव एट होम कर रहे हैं तो लाइव के ही लिंक पे बैकअप रहेगा। उसमें आपको 9 मंथ्स वैलिडिटी रहेगी, एंड 1.3 व्यूज रहेगा। आप बोलेंगे 1.3 तो बहुत कम हो गया, ये एक्चुअल में 2.3 हो गया, क्योंकि लाइव आप कर रहे हैं तो एक तो आप कर ही रहे हैं, ये तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जिसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों कहते हैं कि थोड़ा बहुत दे दो, हम आगे देख लेंगे, तो उसके लिए आपको मिल रहा है। और फेस टू फेस कर रहे हैं तो आप पूरा तो क्लियर कर रहे हैं, अलग से एक चीज मिल रहा है। इस पे क्या रहेगा? जितने भी लेक्चर्स मैं डिटेल में दूंगा वो तो इनक्रिप्टेड रहेगा वीडियो, जो आप देख सकते हैं। और इस लिंक पे ये जो ऑडियो रिवीजन्स हैं, वीडियो रिवीजन्स हो सकता है बड़े बड़े इनक्रिप्टेड रहें, और जो नॉर्मल वीडियो या नहीं भी रहें, तो ऑडियो रिवीजन्स और वीडियो रिवीजन्स और टेस्ट पेपर ये ओपन रहेगा। ये आप कभी भी एग्जाम देंगे तो चेक कर सकते हैं, ये इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा। लेकिन जो डिटेल्ड वीडियो रहता है वो इनक्रिप्टेड रहता है, उसकी वैलिडिटी पीरियड रहती है 9 महीने और 1.3 व्यूज की, तो वो उतने दिन में एक्सपायर कर जाएगा। मतलब डिटेल्ड वाला वीडियो आपका 9 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन ऑडियो वीडियो और टेस्ट पेपर ये हम आपके पास में लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है। चलिए, वैसे लाइफ टाइम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन पास करें। और कुछ बच्चे पढ़ाई के बजाय बनियागिरी में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो वो भी काम ना करें कि 2-2 रुपये बचाने के चक्कर में ना रहें, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। आप अगर कोई चीज के पेमेंट कर रहे हैं, आप जैसे इस क्लास की पेमेंट कर रहे हैं, तो अब बनियागिरी मैंने कह दिया तो ये नहीं समझ रहे ना कि मैं बनिया समाज के बारे में कुछ कह रहा हूं। बनियागिरी का मतलब होता है नेगोशिएशन। ये मैं इसलिए क्लैरिफाई कर देता हूं कि कई बार लोग चीजों को उल्टा पुल्टा इंटररिलेट कर लेते हैं। ऐसे उल्टे पुल्टे इंटररिलेट ना करें। कई बार लोग रहते हैं कि बार्गेनिंग में लगे रहते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बार्गेनिंग में और पैसे बचाने के चक्कर में नहीं लगे रहना है कि मैं एक क्लास कर लूंगा और ये वीडियो वाला किसी और को बेच के पैसे निकाल लूंगा। अगर इन सब चीजों में लगे रहोगे दोस्त, तो आप अपना फ्यूचर नुकसान कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ करके पास होना है, वहां पे आपको बहुत कमाने हैं। ये 2-4 हजार कमा के और बचा के आपका भविष्य कोई सुधरने वाला है, ऐसी बात नहीं है। ये जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो आपके लिए दिए जा रहे हैं। आप इस रिसोर्स का यूज कीजिए और अपने एग्जाम में उसको यूटिलाइज कीजिए। इसको दूसरे के साथ शेयर करने से आपका कुछ नहीं होगा। 2-4 हजार रुपये इधर उधर बचा लेने से कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ अपना नुकसान होता है और इसमें अपना दिमाग लगा रहता है इधर से उधर करने में। तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहने की
कोशिश करें, ये मेरा पर्सनल एडवाइस था, मानना नहीं मानना आपका काम है। चलिए पॉइंट नंबर आ जाते हैं 4। पॉइंट नंबर 4, मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंट बातें आपको बता दी हैं। अब मैं काम की बात यानी पढ़ाने की बात शुरू करने वाला हूं। ऊपर भी काम की बात थी, लेकिन अब पढ़ाई की बात शुरू होगी। पढ़ाई की बात शुरू हो उससे पहले पढ़ने के लिए 5 क्वालिफिकेशन की जरूरत है। 5 प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का सबसे पहला नियम यह होता है कि वो डिसिप्लिन्ड हो। पढ़ाई के मामले में 100% डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है। जो बच्चे मेरे साथ फेस टू फेस रहेंगे और लाइव एट होम रहेंगे, उन बच्चों के लिए तो ऑप्शन नहीं है कि वो वीडियो के स्पीड को घटा बढ़ा के देख सकें। लेकिन जो बच्चे गूगल ड्राइव देखते हैं वो ज्यादातर केसेज में 2 टाइम्स स्पीड पे देखते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगा, इस बात की कोई मेरी गारंटी नहीं है। याद रखें, जो वीडियो मैंने स्लोली बनाया आपको स्लोली समझना है। मैं जानता हूं कि वहां पे कठिनाइयां हैं, इसलिए मैं एक चीज को 10 बार बोल रहा हूं। हो सकता है आपको लग रहा हो मुझे तो एक बार समझ आ गया, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभी समझ आ गया, आधे घंटे बाद भुला जाएगा। क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल में ऐसी क्वेरीज देखी हैं, जिस चीज को 8 बार क्लास में बता दिया है वही सवाल पूछता है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्लास में करा दिया, फिर कहते हैं आपने नहीं करवाए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है हैंड रिटन का। उसके बाद वो बात बदलने लगते। इसका मतलब यह कि पढ़ते टाइम आपका दिमाग शांत नहीं था, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी कैसे भी खत्म हो जाऊं। तो याद रखिए, बस में बैठ करके, बस में चढ़ के दौड़ने से कोई डेस्टिनी नजदीक नहीं आती किसी की। ये सारी बातें मैं पहले लेक्चर में कर रहा हूं। ज्यादातर लोग नहीं कहते मेरा क्या जा रहा है, जो जहां जिसको जो करना है वो करे, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। बुरा भी लगेगा आपको, लेकिन पास करने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है। अगर मैंने किसी चीज को 10 बार बोला है तो आपको 10 बार सुनना है। यह नहीं करना कि उसको आगे बढ़ा के निकल जाना है। आपको लगेगा कि मुझे समझ आ गया, बाद में आपको दिक्कत होगी। मैं जानता हूं ना कि कहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इतने बैचेज पढ़ाए हैं, मुझे पता है कहां दिक्कत होती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। आप उसको स्पीड में बढ़ा के चले जाते हैं, फिर वही सवाल आपके दिमाग में आता है, फिर आपको दिक्कत होने लगती है। तो वीडियो की स्पीड, जो बच्चे गूगल ड्राइव कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं इस वीडियो के स्पीड मत बढ़ाना। इसीलिए बच्चे बार बार कहते रहते कितने नंबर्स ऑफ व्यूज दोगे। अरे व्यूज इज टोटली इररेलेवेंट। एक बार अगर आपने मेरे वीडियो को बिना स्पीड बढ़ाए देख लिया तो मेरी गारंटी है कि कोई भी एक चीज आपके छूट जाए तो मुझे बताना, और कोई भी चीज आपके दिमाग से निकल जाए। निकल ही नहीं सकता। कोई आज थोड़ी आ गया यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए या कुछ भी करके मार्केटिंग करने के लिए। इतने बैचेज पढ़ा चुका हूं, 2008 सिलेबस, 2012 सिलेबस, 2016 सिलेबस, अब 2022 सिलेबस, इतने बैचेज पढ़ा चुका हूं। तो मुझे कुछ देखने की जरूरत थोड़ी नहीं कि कहां पे क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि वीडियो के स्पीड किसी भी कंडीशन में, जो बच्चे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गाइडेंस भी दे रहा हूं, डांट भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, गूगल ड्राइव देख रहे, वीडियो के स्पीड नहीं बढ़ाने। अगर आप वीडियो के स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एक बार के बाद दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। पहली क्वालिफिकेशन क्या थी? डिसिप्लिन। नंबर 2, टाइमलीनेस। जो भी चीज करो विद इन टाइम फ्रेम करो। यह नहीं कि आज कर रहा हूं और सोच रहा हूं अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं। अरे जो पढ़ रहा है वो पास कैसे नहीं होगा? अंदर से कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। डर को रिड्यूस करो। डरे भी बहुत रहते बच्चे, वो फेल हो गया था, वो फेल हो गया तो उसकी प्रॉब्लम है, मैं क्यों हो जाऊंगा? अगर मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं मैं क्यों फेल हो जाऊंगा? तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, मजबूती। और डर क्यों होता है? डर इसलिए होता है क्योंकि हम सही से पढ़ते नहीं, हम शॉर्टकट में लगे रहते हैं, इसलिए डर होता है। पहली बार टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते हैं। कोई सस्ता मिल रहा है, 1000 रुपए का वहीं पढ़ लिया, पता लगा कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो दूसरा चीज वो ध्यान रखना है। तीसरी चीज, पहला मैंने क्या बोला? डिसिप्लिन। दूसरा क्या है? अंदर से कॉन्फिडेंस। तीसरा क्या है? जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें अपने आप होशियारी ना करें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये मेरे स्टडी मटेरियल में था इसलिए मैं पढ़ूंगा, ये सीए वाले स्टडी मटेरियल से ले लिया मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो अलग से पढ़ा दिया, ये क्लास को मिक्स कर दिया। ये सब अब आपका काम नहीं है, जो पढ़ा रहा है उसका काम है।
पास्ट एग्जाम के पेपर को देख करके ये सारी चीजें ली जाती कि कौन सा सवाल मुझे पढ़ाना है और कौन सा नहीं पढ़ाना है। तो जो कंटेंट आपको दिया गया है उसमें अपने ओर से कुछ भी काटपीट नहीं करना है। 3 चीजें मैंने बता दी। चौथी चीज, हाइपर नहीं होना है और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए के रखनी है। जिससे पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखो कि वो अच्छे से पढ़ाएगा। हां, इस बात का आपको ध्यान रहे कि आपने सोर्स सही सेलेक्ट किए हों। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी कुछ पढ़ा रहा है और बिना दिमाग लगाए जाके बैठ गए। क्यों? उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, वो कम पैसे में पढ़ा रहा था, वो सुबह शाम तक यूट्यूब पे रिवीजन कराता रहता है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। आप एग्जाम देख लो पिछले 2-3 बार के, कुछ भी उससे हासिल नहीं हुआ। तो जहां भी आप जैसे भी पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखें। और नंबर 5 एंड लास्ट, सेल्फ प्रैक्टिस। जिस चीज को मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस ऐसे करना है कि वो आपके दिमाग में उतरे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऑडियो वीडियो कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस के तो मैं काम कर ही रहा हूं, वो तो मैं आपको दे दूंगा, आप सुनते रहना, वो चीज बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हाथ से करनी जरूरी है। उसमें मेरा असिस्टेंट काम नहीं करेगा, मैं कुछ भी असिस्टेंस दे दूंगा, एग्जाम में लिखना आपको ही है। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, उसमें कटौती मत करना। तो ये इन 5 बातों का आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है, मैंने थोड़ा कड़ा भी बोला है, प्रोफेशनल लेवल पे इतना कड़ा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है कई बार। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपके सिलेबस को। मुझे लगता है सफिशिएंट नंबर ऑफ चीज मैंने बता दी है। अगर आप फेस टू फेस या लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो फेस टू फेस और लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 जो फैक्टर मैंने बताए थे उसमें से एक फैक्टर वहां आप रिड्यूस कर सकते हैं, डिसिप्लिन का। गूगल ड्राइव में 5 आपके हाथ में है, और अदर देन गूगल ड्राइव में 4 आपको करने हैं, एक आपका रिड्यूस हो सकता है फेस टू फेस और लाइव एट होम में। तो अगर फेस टू फेस और लाइव एट होम के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी तो ये वीडियो अगर यूट्यूब पे अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप नंबर रहेगा, उस पर क्वेरी करके पता कर लेंगे कि कैसे कैसे फेस टू फेस या लाइव क्लासेज का हमारे पास ऑप्शन है। फेस टू फेस क्लास का ऑप्शन तो सिर्फ दिल्ली में है, लाइव क्लासेज का ऑप्शन ऑल ओवर इंडिया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कैसे। देखो दोस्त, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बैकग्राउंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपके कोर्स में कुछ इंडेस नहीं दिए हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट में ट्रांसफर कर दिए गए। जैसे इंडेस 1 है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बताता है। तो एक तो नए कोर्स में हो गया है, ग्रुप 1 में बहुत सारे बच्चे पुराने कोर्स में इंटरमीडिएट पास हैं, तो उनको तो जानकारी होगी ही नहीं कि ग्रुप 2 में क्या था। और जो बच्चे ग्रुप 2 में पढ़ के भी आए हैं नए कोर्स में, हो सकता है उनको भी उतनी अच्छी जानकारी ना हो, क्योंकि इंटरमीडिएट में थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, और इंटरमीडिएट में टीचर उतना ब्रॉड लेवल पे ना पढ़ाता है और ना ही स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। लेकिन फाइनल में तो बिना उसको पढ़े हुए काम चलेगा ही नहीं। तो मैं आपको 2, 1, 3 और आज का लगा करके 4 लेक्चर ऐसे दे रहा हूं जो लेक्चर वैसे आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, मतलब उसका आपके कोर्स से रिलेशन नहीं है, लेकिन बिना उन चैप्टर्स को किए हुए आपको समझने में इंडेस बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि इंडेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, बैलेंस शीट पीएल अकाउंट बनाने के यहाँ नियम अलग है, इंडेस किस ढांचे पे बना हुआ है, उसका बुनियाद क्या है, फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क वैसे आपके कोर्स में इंटरमीडिएट में डाल दिया है, लेकिन वो फ्रेमवर्क भी आपको समझना पड़ेगा। और इंडेस रूल, वैसे तो इंडेस रूल ग्रुप 1 में भी डाला हुआ है इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट में, लेकिन इंडेस रूल की कुछ झलक यहाँ फाइनल में भी डाल दी है, तो इंडेस रूल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं इंडेस के बैकग्राउंड में जो मैं ये 4 चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जो 4 चीजें आपको अलग से करने के लिए दे रहा हूं, आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस के लेक्चर्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लेक्चर आपको करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, इस बार हम कॉन्सेप्ट के लेक्चर और क्वेश्चन के लेक्चर दोनों अलग अलग कर रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन जो बच्चे लेंगे गूगल ड्राइव, जो फेस टू फेस लाइव में उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो साथ साथ समझ आती जाएगा कहाँ कॉन्सेप्ट है और कहाँ क्वेश्चन हैं। लेकिन जो बच्चे लेंगे गूगल ड्राइव उनको 2 फोल्डर मिलेगा,
एक फोल्डर में रहेगा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन लेक्चर और एक फोल्डर में रहेगा क्वेश्चंस लेक्चर। इससे क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आपको मदद मिलेगी। तो मैं ये 4 लेक्चर जो आपको दे रहा हूं ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बिना इन लेक्चर्स को समझे हुए आप शुरू नहीं कर सकते प्रिपरेशन। इसलिए इन 4 लेक्चर्स को देखने के बाद किसी भी चैप्टर से अगर आप प्रिपरेशन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे कोशिश यही कीजिएगा कि जिस ऑर्डर में मैं चल रहा हूं उसी ऑर्डर में चले, लेकिन इन 4 लेक्चर के बाद आप कोई भी इंडेस का चैप्टर शुरू करेंगे तो समझ आ जाएगा। हां, कंसोलिडेशन से पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन करना जरूरी है क्योंकि वो प्री रिक्विजिट्स हैं। और चलिए, ये 4 चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। बैकग्राउंड जो आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स बट रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंड एज टॉपिक। कोर्स में तो ये नहीं है, लेकिन इंड एज टॉपिक को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो आप इसको भी उतनी ही ताकत से पढ़ेंगे जितनी ताकत से कोर्स कंटेंट वाली चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें एक बार समझ आ गया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको नहीं करने, चूंकि ये कोर्स में आपके नहीं है। तो इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, जिसमें आज इसी लेक्चर के साथ मैं आपको इंडेस रूल पूरा समझा देता हूं। इंडेस बनने के बैकग्राउंड भी आपको समझ आ जाएंगे। दूसरे लेक्चर में आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझा दूंगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स। तीसरे और चौथे लेक्चर में मैं आपको इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके हैंड रिटन मैंने बना दिए हैं। वो हैंड रिटन आपके पास रहेगा। आप चाहें तो उस हैंड रिटन को अपने रजिस्टर पे नोट करें तो वो सबसे बेस्ट है। मैं नहीं लिखूंगा क्लास में, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है उन चैप्टर्स को, तो क्लास में लिखने का उसका फायदा नहीं है। वैसे अगर आप उस हैंड रिटन में से नोट डाउन कर लें, एक रजिस्टर भी 2 बनाना, एक कॉन्सेप्ट का, एक क्वेश्चन का। तो जैसे ये आप नोट कर रहे हैं, अगर वो भी आप नोट कर लें हैंड रिटन में देख देख करके तो बेस्ट है। 3 ही क्लास तो है जो आपको देख के लिखना पड़ेगा। नहीं आप लिखना चाहें तो आप मेरे हैंड रिटन से भी काम चला सकते हैं। हैंड रिटन आपको लिंक पे मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडेस रूल सबसे पहले जो आज के टॉपिक में पहला पॉइंट है जो मैं कवर करा के चल रहा हूं आपको, इंडेस रूल। ये आया था पहली बार 2015 में, तो लिखा था 2015 ही है। इंडेस रूल 2015। अब ये नहीं समझना कि 2015 का वीडियो है, ये इंडेस रूल है 2015, अपडेटेड टिल डेट। आज तक इसको अपडेट करके मैं जो भी फाइनल ऑब्जर्वेशन है वो आपको आज सिखाऊंगा। वैसे ये वाला जो पार्ट है ना, फाइनल में भी लिख दिया है उन्होंने इंडेस रूल, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में लिख दिया है। चलिए, इसके बाद दूसरा जो आएगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो इंटरमीडिएट में चला गया। तीसरा और चौथा जो लेक्चर आएगा वो इंडेस 1 का आएगा। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सब आपके कोर्स में ही रहेगा, उस हिसाब से चलेगा। तो पहले तो इंडेस रूल पे आए, उससे पहले इंडेस के बनने की थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं 5-7 मिनट लगा के। इंडेस क्यों बना, कैसे बना, कहां से आया, इसके लिए थोड़ा हमें चलना पड़ेगा 1400 से पहले, या इवन कह लो वैदिक काल में। वो सब मैं लिखाऊंगा नहीं, 10 मिनट में सारी कहानियां आप समझ जाएंगे। जो रिटन हिस्ट्री है इस दुनिया में, जिसकी एस्टिमेशन लगाई जाती है, वो 9500 बिलो बैक तक की है, ऐसा लोग कहते हैं। यानी 9500 साल बिफोर क्राइस्ट, या आप कह सकते हो आज से 11,500-1200 साल पहले तक, 11,500-12,000 100 कह रहा हूं, इतने पहले तक के हिस्ट्री को लोग अंडरस्टैंड कर पाए हैं आज तक। सोसाइटी के डेवलपमेंट ही में ही अकाउंट बसा हुआ है, क्योंकि जहां भी सोसाइटी रहेगी, जहां भी समाज रहेगा, वहां पे लेन देन तो रहेगा ही रहेगा। बिना लेन देन के तो आप कोई समाज चला ही नहीं सकते, कोई सोसाइटी नहीं चला सकते। तो जिस समय से सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसी दिन से लेन देन का काम शुरू हो गया। और ये आप इतिहास में भी पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण युग आया, नवपाषाण युग आया, उसके बाद में सिक्के बनने लग गए, कभी लोहे के सिक्के, कभी तांबे के सिक्के, कभी चांदी के सिक्के, कभी सोने के सिक्के।
तो ये सारे सिक्कों के बनने की कहानी अपने आप में ये बताती है कि पुराने समय से ही ट्रांजैक्शंस होते आ रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन का ही एक मीडियम सिक्का होता है। उससे पहले बार्टर सिस्टम था, वहां भी ट्रांजैक्शंस होते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, जब 1400 सेंचुरी आया तो अकाउंट ने एक नया फॉर्म लिया। पहले वो सिर्फ कोड होता था, एक तरीके के लिटरेचर्स होते थे, राजा के दरबार में चलते थे या वेदों में लिखे हुए हैं। लेकिन 1400 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का एक नया कॉन्सेप्ट आया। और डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट आया वो मैथमेटिक्स के LHS = RHS के थ्योरी से निकला हुआ है। आप मैथमेटिक्स में जानते हैं LHS = RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। और यही आपके लेजर में भी होता है, आपके लेजर का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमेशा बराबर रहता है, और अगर नहीं रहता तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं, ये आप जानते हैं। तो 1400 सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी है, 1400 मतलब मैं कह रहा हूँ 1500 वाला, 1494 में फ्रा लूका डाल बार्गो ने डेबिट और क्रेडिट के जो ऑफिशियल नियम हैं उसको जारी कर दिए थे। और तब से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार तक उसी तरीके से ऑलमोस्ट अकाउंटिंग घिसी पिटे अंदाज में होता रहा। 1929 में जब स्टॉक मार्केट में बूम के बाद में डाउनफॉल आया, तब तक वैसे अकाउंट काफी एडवांस हो गया था, लेकिन जब उसका बूम आया और बूम आने के बाद 1920 के बूम के शुरू हुआ और 1929 में क्रैश कर गया, उसके बाद जो रेगुलेटर्स थे उनकी नींद खुली। वो कहते हैं ऐसे बाजार क्रैश किया क्यों, कंपनियां बंद क्यों होने लगी, बैंकरप्सी क्यों होने लगा। तो उनको ऐसा लगा कि अकाउंट बनते तो हैं लेकिन उसका कोई सेटअप रूल और प्रिंसिपल प्रोसीजर्स तो है नहीं। तो जिसको जैसे मर्जी होता है अकाउंट बना देता है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, कैसे पता लगाएंगे क्या सही और क्या गलत है। इसलिए 1929 के बाद ही एक्टिवली अमेरिका, यूरोप के जो कंट्रीज थे वो इस बात में लग गए कि किस तरीके से एक फ्रेमवर्क यानी अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, वो तैयार किए जाएं। लंबे समय के रिसर्च के बाद 1973 में एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी जिसका हेडक्वार्टर लंदन में रखा गया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के अंदर बहुत सारे कंट्री के लोग मेंबर बने और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को यह टास्क असाइन किया गया कि आप दुनिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना स्टार्ट कीजिए। मतलब जो अकाउंट के प्रैक्टिस हैं उसको स्टैंडर्डाइज कीजिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का काम शुरू किया बोर्ड ने 1973 में। तब से लेकर के ईयर 2000 तक बोर्ड ने 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। उसके बाद इतिहास में आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसको छुपा दिया जाता है। ईयर 2000 में एक अमेरिकन कंपनी थी एनरॉन, उसका लिक्विडेशन हो गया, वैसे ही जैसे सत्यम का इंडिया में हो गया था। उसके लिक्विडेशन के बाद बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए और गवर्नमेंट को लगा कि शायद जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भी, इवन जो यूएस गैप भी है, वो इतना मजबूत और कोडिफाइड नहीं है कि कंपनियों के फ्रॉड को रोक सके। उसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी की रीस्ट्रक्चरिंग की गई। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाए गए। वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पहले जो स्टैंडर्ड निकाल रहे थे 1973 से 2000 तक, उसका नाम रख रहे थे IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और 2000 के बाद जो 2001 से इनमें पहला जो IFRS है 2003 में, तो तब उसके बाद उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए उसका नाम रखा जाने लगा IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। याद रहे कि IAS भी IFRS है और IFRS भी IFRS है, नाम से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब IAS भी रिस्ट्रक्चर होकर बनी तो उसने सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एडॉप्ट कर लिया। तो सारा का सारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद IFRS के नंबर्स बनने लगे। दुनिया में एक कोशिश होने लगी दोस्त कि सारी कंट्रीज IFRS फॉलो किए करें, क्योंकि वो एक यूनिफाइड गैप है। और आज के डेट का ये हिसाब है कि दुनिया की 167 कंट्रीज इसको फॉलो कर चुकी है और 12 और कंट्री ने इसके यूज को परमिट कर दिया है। मतलब टोटल मिलाकर के 179 कंट्रीज में
जो IFRS से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एप्लीकेबल हो चुका है आउट ऑफ 200 कंट्रीज। तो आप समझ सकते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब इसकी एप्लीकेशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये प्योर ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं बन पाया, क्योंकि कुछ बड़ी इकोनॉमीज में इसके एप्लीकेशन में अभी भी अड़चने हैं, जिसमें सबसे पहला अमेरिका की दिक्कत यह है कि वहां पे 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिया में रेवेन्यू लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन वहां पे रेवेन्यू के ज़्यादातर कानून अलग अलग स्टेट्स बनाते हैं। तो वहां पे अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्टेट में अलग अलग कानून हैं, वहां पे अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां की सरकार ने जो मल्टीनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है उनको IFRS अप्लाई करने का परमिशन दे दिया है। दूसरी बड़ी इकोनॉमी है जापान। जापान में अभी तक जैपनीज गैप ही चल रहा है, लेकिन जापान ने अपने कंपनियों को कह दिया कि आप वॉलेंट्री बेसिस पे अगर अप्लाई करना चाहें तो आप IFRS अप्लाई कर सकते हैं, मैंडेटरी अभी नहीं किया है। तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है चाइना। चाइना में अभी तक IFRS का एप्लीकेशन नहीं हुआ है, और वो IFRS का एप्लीकेशन जल्द करेंगे ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो इन 3 बड़े इकोनॉमी की वजह से IFRS अभी तक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं बन पाया है। जिस दिन ये बड़ी इकोनॉमीज में अप्लाई हो जाएगा तो एक ही यूनिफाइड स्टैंडर्ड रह जाएगा IFRS, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स माना जाएगा। अब मैं चल रहा हूं दोस्त इंडेस पे। इंडेस क्या है, जहां से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी था ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो कहां से बना है और उसका जेनेसिस क्या है। तो चलिए, इंडेस बनने की कहानी तो शुरू होती है 2003 से ही। उसी समय सरकार ने कमिट किया था कि इंडिया में भी वो IFRS अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसकी एप्लीकेशन की डेट डिसाइड हुई थी 1 अप्रैल 2011। बाद में जो रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको ऐसा लगा कि 2011 से हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे IFRS। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास में बहुत सारे रेवेन्यू कानून हैं जिसमें फंडामेंटल बदलाव की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले बदलाव की जरूरत थी कंपनी कानून की। तो यूपीए गवर्नमेंट ने, यूपीए 2 गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट को तो बदल दिया, कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली गई। जब नई गवर्नमेंट आई तो उनको इसकी अर्जेंट नीड जरूरत पड़ी, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में बुलाना था। तो और इंडिया का जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना मजबूत नहीं था जिसके बेसिस पे इंडिया के अंदर लोग, बाहर के लोग अकाउंट को समझ पाएं। इसलिए करंट गवर्नमेंट ने अपने पहले ही रिजीम में, यानी 2014 से लेकर 2019 वाले रिजीम में, सबसे पहले इंडेस के इम्प्लीमेंटेशन का ही काम शुरू किया। 2014 में जब सरकार बनी और पहला बजट पेश हुआ तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका हम फॉर्मुलेशन जल्द ही शुरू करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की, सी इंस्टीट्यूट में एक बोर्ड बना जिसका नाम था IFRS एंड इंडेस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। सौभाग्य से कहिए या फिर बाय लक कहिए, मुझे भी उस बोर्ड के अंदर कोऑप्टेड मेंबर बनने का मौका मिला। 2014-15 में IFRS और इंडेस बोर्ड का मैं कोऑप्टेड मेंबर था, जो पहली बोर्ड बनी थी इंडिया में इंडेस इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो वहां पे गवर्नमेंट का ये था कि भैया हमें जल्दी इंडेस बनाना है। तो इंडेस बनते कैसे हैं? इंडेस IFRS को पढ़ा जाता है, उसको जो इंडियन फिलहाल अपनी इकोनॉमी है उसके हिसाब से जज किया जाता है, और उस जजमेंट के हिसाब से, जो जजमेंट है इंडियन इकोनॉमी की, अगर कहीं पे जरूरत पड़ता है तो उसको कार्व कर दिया जाता है, और कार्व करने के बाद उसकी एप्लीकेशन हो जाती है। तो ये सारा काम सी इंस्टीट्यूट के पास ही है। सी इंस्टीट्यूट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और उसके जो सेंट्रल काउंसिल है वही इंडेस को बनाने का काम करते हैं। इंडेस के बनाने में बहुत कुछ काम नहीं करना होता है, क्योंकि वो IFRS की कॉपी है। बस हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हमें चेंजेज करने हैं इंडिया के पर्सपेक्ट में, और बहुत ही कम चेंजेज है, बहुत कम कार्व बचे हुए हैं। फिर उसे NFRA को भेज दिया जाता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। NFRA उसका इवेल्युएशन करती है, उसके बाद वो कॉरपोरेट मिनिस्ट्री को भेज देती है, और कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ये जारी करती है कि किस दिन से इंडेस अप्लाई होना है। इसीलिए पहली बार 14 फरवरी 2015 को इंडेस रूल गवर्नमेंट ने जारी किया था कि 1 अप्रैल 2015 से इंडिया में इंडेस मैंडेटरी हो जाएगा।
सॉरी 1 अप्रैल 2015 से वॉलेंट्री होगा, 1 अप्रैल 2016 से कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी होगा, कुछ क्लास के लिए 1 अप्रैल 17 से कुछ क्लास पे होगा, एनबीएफसी पे 1 अप्रैल 18 से कुछ क्लास पे, 1 अप्रैल 19 से कुछ क्लास पे, और 2023 से अभी म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेशन शुरू हुआ है। अभी तक बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी पे इंडेस के रोड मैप नहीं आए हैं। इन सब की कहानी मैं आपको अभी बता देता हूं, यह आपके कोर्स में भी है, इसको लिखवा भी देता हूं। तो चलिए, इंडेस रूल क्या है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। ये इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स both are responsible to comply provision of Ind AS। इंड एस रूल में एक खास बात है, सरकार ने कहा है जितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का भी है। तो आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर ये हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट तो ऑडिटर बन नहीं सकते, ऑडिटर तो सिर्फ सीए बनते हैं। देखिए, वो फाइनेंशियल ऑडिटर हैं, आप कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं। जब आप कॉस्ट ऑडिटर बनेंगे तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ऑडिट से ही डिराइव होता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंट समझ नहीं आएगा तो आप कभी भी कॉस्ट ऑडिट डिराइव नहीं कर सकते। एक बात, एक तो ये वजह हो गया। दूसरी वजह, आप कोई भी काम करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी से रिलेटेड, अगर आपको अकाउंट की समझ नहीं है तो आप फाइनेंस का भी काम नहीं कर सकते। इसलिए बिना अकाउंट को समझे हुए कॉस्टिंग और फाइनेंस का काम पॉसिबल ही नहीं, इवन टैक्सेशन का काम भी पॉसिबल नहीं। इस वजह से अकाउंट सबके जड़ में है। और अभी भी आप ध्यान देंगे कि सिलेबस जो आपका स्टेज 4 है जिसमें 4 पेपर हैं, अभी भी सीएफआर को एक साइड कर जाए और बाकी तीनों पेपर को एक साइड कर जाए तो दोनों के डेप्थ बराबर हो जाएंगे। मतलब वो 3 पेपर में जितनी ताकत और मेहनत आपको लगानी पड़ेगी उतना एक सीएफआर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके कैरियर को आगे बिल्टअप करता है। चलिए, तो 1 अप्रैल 2015 से आया है और ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों के ऊपर बराबर तरीके से ये एप्लीकेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले चलते हैं वॉलेंट्री एप्लीकेशन। एनी कंपनी may apply Ind AS from 1 अप्रैल 2015। कोई भी कंपनी 1 अप्रैल 2015 से इंड एस अप्लाई कर सकती है। एनी कंपनी में अप्लाई इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। मतलब 1 अप्रैल 2015 से परमिशन है सारी कंपनीज को, अगर आपकी मर्जी है तो आप अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैंडेटरी एप्लीकेशन फॉर कंपनीज
अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। कोई भी कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है या 2013 में बनी है या उससे पहले के भी किसी कंपनी कानून में बनी हो, तो उनके ऊपर मैंडेटरी रूल इस तरीके से याद रखना। एनबीएफसी भी दो तरीके से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकती है और आरबीआई के थ्रू उसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है। तो जो एनबीएफसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उनके ऊपर कंपनीज एक्ट वाले ही रूल लगेंगे, जो कंपनीज एक्ट में नहीं है उनके लिए एनबीएफसी वाले रूल लगेंगे। मतलब एनबीएफसी अगर कंपनी में रजिस्टर्ड है तो कंपनी वाले नियम लग जाएंगे, और अगर कंपनी में नहीं है, आरबीआई के सेपरेट प्रोविजन में है, तो उसके लिए मैं आपको अलग नियम बताने वाला। इसके लिए गवर्नमेंट ने दो मैंडेटरी गाइडलाइंस दी है। मैंडेटरी फेज 2 है। एक है 1 अप्रैल 2016 से और एक है 1 अप्रैल 2017 से। देखो, मैं समराइज करूंगा, उससे पहले बताता हूं रूल में क्या लिखा है। कह रहे एनी कंपनी विच इज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर। तो 1 अप्रैल 16 से करो मैंडेटरी। अगर वॉलेंट्री पहले कर लिया तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा कह रहे अगर कंपनी लिस्टेड नहीं भी है और उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तब भी 1 अप्रैल 16 से करो। लिस्टेड और लिस्टिंग के प्रोसेस में भी 500 करोड़ या उससे ज्यादा, और अगर लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तब भी 500 करोड़ या उससे ज्यादा। तो आप 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी एप्लीकेशन है। और अगर एक कंपनी पे हो गया तो उस ग्रुप में जितनी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर है, सब पे हो जाएगा। तो यहां पे जो एक्चुअल नियम है वो ये हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो एक्चुअल नियम ये बनेंगे 1 अप्रैल 16 से। एनी कंपनी listed, process of listing, और अनलिस्टेड, कोई भी हो, मतलब कोई भी कंपनी हो, हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर। 500 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ हो। नेटवर्थ बोल रहा हूं, कई बार कई बच्चे टर्नओवर रट लेते हैं, उसे ध्यान रखना, ये नेटवर्थ है, टर्नओवर नहीं है। ये नेटवर्थ है, इसका टर्नओवर से लेना देना नहीं। अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ है तो आपके ऊपर 1 अप्रैल 16 से मैंडेटरी है, और इसकी कोई पेरेंट हो, होल्डिंग हो या सब्सिडियरी हो या एसोसिएट्स हो या ज्वाइंट वेंचर हो ऑफ एबव, तो इसके ऊपर भी मैंडेटरी है। इधर नियम क्या है? यहां तो नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा चाहिए, या ग्रुप में किसी भी एक पे एप्लीकेबल हो गया। मान लो रिलायंस ग्रुप में रिलायंस जियो की नेटवर्थ 500 करोड़ से बढ़ गई और बाकी की नहीं भी बढ़ी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो पूरे ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे अडानी एंटरप्राइज है और उसमें बहुत सारी और भी सब्सिडियरी कंपनी है, अगर एक किसी की नेटवर्थ 500 करोड़ से बढ़ गई तो पूरे ग्रुप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे उनकी नेटवर्थ कुछ भी हो। यहां पे कह रहा है कि अगर कंपनी लिस्टेड और
proposed to be listed in India or outside India having outside India having net worth लेस देन 500 करोड़। अगर आप इस चीज का देखोगे एनालिसिस, तो इसका यह मतलब बनता है कि 1 अप्रैल 17 से अगर कोई कंपनी लिस्टेड है या लिस्टिंग के प्रोसेस में है, चाहे इंडिया में हो या इंडिया की बाहर हो, तो उसकी नेटवर्थ कुछ भी हो, लेस देन 500 करोड़ लिखा है ना, तो कुछ भी हो, उसकी कोई भी नेटवर्थ हो, अगर वो लिस्टेड है या लिस्टिंग के प्रोसेस में है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक इंड एस अप्लाई हो जाएगा, उसके लिए नेटवर्थ की जरूरत नहीं। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 250 crores or more but less than 500 करोड़, क्योंकि अगर 500 करोड़ था तब तो उसके ऊपर पिछले साल ही हो गया, लेकिन 500 करोड़ से कम है और 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर 1 अप्रैल 17 से मैंडेटरी हो जाएगा। और होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ऑफ अबव, ये तो कॉमन है। इसमें से किसी के कोई होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर हो, तो उनके ऊपर भी मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब अगर आज के डेट में समझें 2023 के अंदर कि कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है उनके ऊपर इंडेस का क्या सिचुएशन है, तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, बहुत ही आसान सिचुएशन है कि जितनी लिस्टेड हैं या लिस्टिंग के प्रोसेस हैं उनके ऊपर तो मैंडेटरी हो गया। जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उसके पार है, वो अनलिस्टेड भी हैं, तब भी उनके ऊपर मैंडेटरी हो गया। और जो कंपनीज अपने आप फॉलो करना चाहती हैं उनके ऊपर भी मैंडेटरी हो गया, क्योंकि वॉलेंट्री एक ही बार है, एक बार अगर आपने वॉलेंट्री भी एक्सरसाइज कर लिया तो मैंडेटरी हो जाएगा वो। मतलब एग्जिट रूल नहीं है, किसी भी वजह से एक बार अगर एंटर कर गए तो आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर ग्रुप कंपनीज कोई भी हैं तो उनके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। ये आपके पास में कंपनी के ऊपर इन डेज अप्लाई करने के नियम हैं जो कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो रिमार्क्स आपको लिखने हैं। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, नंबर 1, there is no exit rule. It means once Ind AS applied, becomes mandatory forever. अब जब तक कंपनी क्लोज नहीं होगी यही चलता रहेगा। एक बार अप्लाई हो गया मतलब मैंडेटरी हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे मैंडेटरी की वजह से हुआ हो या आपने खुद फॉलो कर लिया। लिस्टिंग डज नॉट मीन एसएमई लिस्टिंग। एसएमसी कर दो, एसएमई नहीं, एसएमसी।
अगर आप स्मॉल मीडियम एक्सचेंज के अंदर, स्मॉल और मीडियम एक्सचेंज, एसएमई रहने, स्मॉल और मीडियम एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। लिस्टिंग का यहां पे मतलब बड़े स्टॉक एक्सचेंज में है, छोटे स्टॉक एक्सचेंज को यहां से छुट्टी दे दिया है। तो लिस्टिंग डज नॉट मीन एसएमई एक्सचेंज लिस्टिंग। थर्ड, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कंपनी लॉ के सेक्शन 2 क्लॉज 57 में है। नेटवर्थ की कैलकुलेशन में करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी हो, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लॉ में नहीं लिखा है, लॉ में सीधा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, तो डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ले सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के जो इंडेस में क्लासिफिकेशन हो इक्विटी लायबिलिटी में अलग अलग है, उसके अलग अलग नियम हैं जो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इक्विटी क्लासिफिकेशन होती है तो हम उसे लिख सकते हैं। उसके अलावे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऑल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व अगर प्रॉफिट से क्रिएट हुआ तो सब जुड़ेगा, जैसे रिटेन्ड अर्निंग हो, जनरल रिजर्व हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व अगर प्रॉफिट से बना है तो यहां पे जरूर जुड़ जाएगा। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ अगर है, इसका कोई डेबिट बैलेंस है तो वो आप माइनस कर देंगे, कोई अदर फिक्टिशियस है तो वो भी घटा देंगे। इसके अलावा कोई अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व हो पुराना तो वो भी हटा देंगे। ये आपकी नेटवर्थ आ जाएगी। नेटवर्थ की कैलकुलेशन से ही चल लगता है इंडेस, तो नेटवर्थ की कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये कंपनी लॉ में लिखा है और यही तरीका है नेटवर्थ के कैलकुलेट करने का। अब नेटवर्थ जब कैलकुलेट हो जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि इंडेस लगना है या नहीं लगना है, क्योंकि ऊपर नेटवर्थ का रूल लिखा है वो आप समझ ही गए हैं। नेटवर्थ हमेशा 31 मार्च को कैलकुलेट होता है। एट 31 मार्च नेटवर्थ की कैलकुलेशन 31 मार्च को होती है और इंडेस का एप्लीकेशन ऐसे होता है। देखिए, मान लेते हैं ये है 31 मार्च 2016, 17 लिख लेते हैं। यहां की नेटवर्थ है 250 करोड़, किसी कंपनी की आ गई, तो यहां से इसके ऊपर इंडेस अप्लाई हो गया। यहां से इसके ऊपर इंडेस अप्लाई हो गया। ये थोड़ा ज्यादा ही घिस गया लग रहा है।
यहां से लग गया इसके ऊपर इंड एस, देखो अच्छा लग रहा है लिखने में तो लिखो। यहां से इसके ऊपर इंडेस लग गया, तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसकी एक बैलेंस शीट यहां पे बनेगी इंडेस की 31 मार्च 2019, सॉरी नहीं, इसके ऊपर इंडेस लग जाएगा यहां से 1 अप्रैल 2017 से। इसका फर्स्ट अकाउंट यहां बनेगा 31 मार्च 2018 को, ये पहली इंडेस बैलेंस शीट बनेगी। लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे तो हमें 31 मार्च 17 का कंपैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो आपको एक कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा 31 मार्च 17 को। मतलब इंडेस एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 17 से, तो पहली इंडेस बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 18 को। और चूंकि बैलेंस शीट दो जाती है, ये बात आप इंडेस 1 में समझेंगे, एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर का एज पर इंडेस बनेगा, पिछले ईयर का आपको एज पर इंडेस रिस्टेट करना पड़ेगा। और इंडेस के ट्रांजिशन पे एक फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। वो फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट कैसे बनती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल हमारा लेना देना नहीं है। तो जिस डेट को इंडेस अप्लाई होता है उसके अगले नेक्स्ट ईयर में, यानी इंडेस हमेशा 1 अप्रैल से अप्लाई होता है, तो उसके अगले साल के 31 मार्च की इंडेस बैलेंस शीट पीएल बनेगा और पिछले ईयर का उसका एक कंपैरेटिव बन जाएगा। मतलब कंपैरेटिव बनाना भी मैंडेटरी होता है। तो फर्स्ट इंडेस अकाउंट विद कंपैरेटिव, पहला इंडेस अकाउंट बनाएंगे कंपैरेटिव के साथ, विद कंपैरेटिव। वैसे तो जितने भी इंडेस अकाउंट या कोई भी अकाउंट बनते हैं कंपैरेटिव के साथ ही बनते हैं, कंपैरेटिव बनाना उसमें मैंडेटरी होता है। तो यहां भी आपको कंपैरेटिव बनाना ही पड़ेगा, करंट ईयर और पिछले ईयर का कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। सर ये तो चर्चा का विषय नहीं था कंपैरेटिव। चर्चा का विषय इसलिए बनाए क्योंकि पिछले ईयर का अकाउंट तो ऑलरेडी एज पर एस बना होगा। तो आपने 31 मार्च 18 की इंडेस बैलेंस शीट बनाई है, तो 31 मार्च 17 की इंडेस बैलेंस शीट रिस्टेट करके बनानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले बार एस एप्लीकेबल था इसलिए बैलेंस शीट एज पर एस चली गई होगी। इस बार आपने बैलेंस शीट एज पर इंडेस बनाया, उसको मैच कराने के लिए पिछले साल के बैलेंस शीट को इंडेस के हिसाब से रिस्टेट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपके पास में समझ आ गया है। और अब मैं चल रहा हूं आपके पास में थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है इंडेस एप्लीकेशन फॉर NBFC नॉट रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट। जो NBFC कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऊपर अप्लाई कैसे होगा? जो कंपनीज एक्ट में है उसके तो रूल आपने पढ़ ही लिए। इसमें भी दो मैंडेटरी फेज हैं। एक है 1 अप्रैल 18 को, और 1 अप्रैल 2019 से। एक अप्रैल 18 वाला वही नियम है जो 1 अप्रैल 16 वाला था। एनी कंपनी चाहे लिस्टेड हो या ना हो, सॉरी एनी NBFC कंपनी लिख दिया, एनी NBFC
हैविंग नेटवर्थ 500 crores or more. Holding subsidiary associates joint venture of above. रूल सेम है, बस टाइम का गैप आया। और यहां पे एनबीएफसी लिस्टेड, प्रपोज टू बी लिस्टेड, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया having net worth less than 500 crore. और unlisted NBFC having net worth 250 crores or more. Holding subsidiary associates ज्वाइंट वेंचर ऑफ एबव। ये दोस्त हमारे पास में एनबीएफसी के नियम हैं, नियम सेम है, नियम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यही नियम ऑलमोस्ट कंपनीज के भी थे, वही नियम एनबीएफसी के भी हैं, बस 2 साल इनको ज्यादा समय मिल गया। जो रजिस्टर्ड नहीं थी कंपनीज एक्ट में एनबीएफसी, उनको 2 साल एक्स्ट्रा समय मिल गया, जो रजिस्टर्ड थे उनको ऊपर साथ साथ ही चल गया। एनबीएफसी और कंपनी में एक और डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि कंपनी को वॉलेंट्री, अगर उनके ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबल नहीं हो रहा इंड एस, तो वॉलेंट्री अप्लाई कर सकती है, लेकिन एनबीएफसी को वॉलेंट्री एप्लीकेशन का परमिशन नहीं है। NBFC cannot follow Ind AS voluntarily. अपनी मर्जी से फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर मैंडेटरी है तो लगाओ, नहीं तो एस लगाओ। आप ये भी सवाल पूछेंगे कि जिनके ऊपर इंड एस नहीं लगा उनका क्या हुआ? जिनके ऊपर इंड एस नहीं लगता, सरकार कहती है आप अपना अकाउंट एज पर एस बनाते रहो। एंटिटी ऑन विच इंड एस नॉट एप्लीकेबल सेल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स के पार्ट नहीं हैं सिलेबस 2022 नए सिलेबस में। कई बार मुझे बच्चे कहते सर ये तो एएस वाला सवाल आ गया, जैसे एग्जाम उधर खत्म हुआ मेरे पास मैसेज आने लगे सर एएस वाले सवाल पूछ दिए। एक सवाल तो गलत उन्होंने पूछ ही दिए थे जुलाई 2023 में, अमालगमेशन वाला, वो उन्होंने शायद एक्सेप्ट भी कर लिया था। कुछ बच्चों ने कहा कि सेंटर पे आके कह भी दिया था कि एस वाला आ गया इसको छोड़ दो। कुछ लोग कह रहे थे ऐसा नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग ना गलत भी बहुत समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं, बस वो शोर मचाते रहते हैं। इंड एस आने का ये मतलब नहीं होता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन बेकार हो गए।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर इन डेज में भी सेम है, तो वो सारे सवाल हम आपको करवाएंगे एएस वाले भी उठा करके जिनका इन डेज में भी सेम आंसर है। तभी मैंने बोला था कि रेलेवेंट क्वेश्चन हम लेंगे जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर एएस में भी वही बनना था और इंड एएस में भी वही बनना है। तो अगर वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि एएस का पूछ दिया। जैसे ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात करूं, इंड एएस 108 है, उसमें जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है 10% और मोर वाला, वो एएस में भी सेम है और इंड एएस में भी सेम है। अब इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड तो आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस में क्वेश्चन में अंतर नहीं होता। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हैं आपके पास में चैप्टर, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और इंड एएस के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों जगह सेम है। तो बहुत सारे ऐसे एएस और इंड एएस हैं जिनके ट्रीटमेंट सब्सटेंस में सेम होते हैं। अगर उसमें कोई एएस वाला क्वेश्चन आया तो आपका आंसर वही होगा, बस ऊपर लिखा जाएगा इंड एएस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाबलेपन लाने से पहले ये समझना है कि बाकी ये चीज क्या है। फटाफट मैसेज करने से और टेलीग्राम पे लिखने से हर चीज का रिजोल्यूशन नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। आज पहली क्लास है इसलिए मैं वो सारी चीजें बता देता हूं जिससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने से बचे, क्योंकि दिमाग का डिस्ट्रैक्शन बच्चों का बहुत नुकसान कर रहा है, और स्पेसिफिकली कोविड के बाद, क्योंकि उसके बाद सबको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ही समझ करके ज्ञान सारी दुनिया चलती है। और आपको बता दें कि यूट्यूब का ज्ञान कहीं भी रेलेवेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इररेलेवेंट होते हैं। आप बोलेंगे आप भी तो वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हो, मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बता रहा हूं ताकि आप बात को समझ पाएं। मैं फालतू चीजें यूट्यूब पे नहीं डालता। चलिए खैर, म्यूचुअल फंड पे अभी अप्लाई शुरू हुआ है। म्यूचुअल फंड सेल फॉलो इंड एएस फ्रॉम 1 अप्रैल 23। इसमें सारे ही म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल है, तो यहां सिर्फ आपको डेट ही याद रखना पड़ेगा, कोई क्लासिफिकेशन वाली बात, कोई नेटवर्थ वाली बात नहीं है। 5, बैंक्स एंड इंश्योरेंस आर येट टू अप्लाई इंड एएस। सरकार बैंक और इंश्योरेंस पे अभी तक इंड एएस अप्लाई नहीं करवा पाई है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्यों नहीं करवा पाए, कब अप्लाई होगा? ये सारे खुराफाती क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो बिफोर कि मैं क्लास क्लोज करूं, उससे पहले मैं आपको इन खुराफाती चीजों के बारे में भी बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं की थी। सरकारी नियम के हिसाब से इनके ऊपर 1 अप्रैल 18 से ही अप्लाई होने वाला था, फिर बढ़ के 1 अप्रैल 19 हुआ, फिर 1 अप्रैल 20 हुआ। उसके बाद कह दिया कि टिल फर्दर नोटिस वेट कीजिए, जब बताएंगे तब होगा, अभी नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? बैंक्स में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो करंट में बैंक के अकाउंट बनाने के प्रैक्टिस चल रहे हैं वो एक तरीके से कचरा हो गया है। अगर इंड एएस लगेगा तो बहुत सारे बैंक की नेटवर्थ नेगेटिव हो जाएगी। बहुत सारे लोन जो अभी दिख रहे हैं पीए वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे, क्योंकि इंड एएस में रूल बड़े हार्ड हैं और वो लॉ को ओवरराइड कर जाएंगे। इस वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। तो यहां पे जो बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर सरकार कोशिश कर रही है कि बैंक कुछ सुधार में आए, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। नोट बदली कराए गए, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। नोट बदली क्यों करवाए गए थे? वैसे तो कहते काला धन खत्म करने के लिए, लेकिन उसके जड़ में कुछ और ही था। बैंक्स के खास्ता हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने सितंबर 2000 जो अपने पास में ये है सितंबर 2016 उसका रिपोर्ट मंगवाया था बैंक का एज पर इंड एएस क्वार्टर का, और उनको पता लगा था कि कितने हालात खराब है। ड्राफ्ट सरकार नोट बदली के थ्रू सोच रही थी कुछ पैसे मिल जाएंगे बैंक्स को, लोग पैसे लाएंगे तो बैंक में रुकेंगे, उससे बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोगों ने पैसे डाले, निकाल लिए। उसके बाद सरकार बैंक्स का मर्जर कर रही है, अलग अलग प्लान कर रही है, लेकिन बैंक को अभी तक स्ट्रेंथन नहीं कर पाई है। इस बात के चांसेज हैं कि 2024 से शायद अप्लाई हो जाए बैंक पे,
लेकिन जो चांसेज हैं वो तो चांसेज ही हैं। इंश्योरेंस कंपनी में कुछ पेश फंसा हुआ था कि वहाँ पे एक नया IFRS आने वाला था, जो हालांकि आ गया है दुनिया में 1 जनवरी 23 से एप्लीकेबल हो गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी ही उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेके नोटिफिकेशन निकालेगी। इंश्योरेंस पे एप्लीकेशन में बहुत कुछ मुद्दा फंसा नहीं हुआ है, तो वो शायद जल्दी आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अब मैं एक बात और पढ़ा के चल रहा हूँ आपको, वैसे तो कोर्स में नहीं है तो नहीं भी पढ़ाएंगे तो चल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ इंडेस या फॉर्मेशन ऑफ इंडेस इंडेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। यहां पे लिख देंगे IFRS, या इसी को हम IAS भी कहते हैं। जो पहले नाम था वो IAS था, बाद में IFRS बन गया। इंडेस कार्ब, ये थोड़ा आपको समझने में मदद करेगा। टेबल नंबरिंग कैसे रखे गए हैं, नंबरिंग IAS और इंडेस सेम नंबर है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के, तो IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब IAS के नंबर इंटेक्ट हैं, सेम हैं, उसमें चेंज नहीं किए गए हैं। लेकिन जो IFRS के काउंटर हैं, IFRS इसमें 100 प्लस कर दिया गया, कोड डाल दिया गया है इंडेस के लिए। अगर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये बनेगा IFRS 1 इंडेस 101। आप बोलेंगे ये खुराफाती आइडिया देख किसने दिया, ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। देखो IAS 1 इंडेस 1 तो चलेगा, फिर IFRS 1 इंडेस 1 भी कर दे तो दो इंडेस 1 हो जाएगा, समझने में रीडर्स को दिक्कत होगी। इसलिए IFRS के करस्पॉन्डिंग में हमने 100 का कोड जोड़ दिया। यहां तो अलग अलग नाम है तो नंबर्स पता चल रहे हैं, यहां एक ही नाम है, इसलिए हमें IFRS वाले पे कोड डालना पड़ा और IAS को सेम नंबर के साथ कंटिन्यू कर दिया। इसको कहते हैं नंबरिंग डिफरेंस। इसके अलावे IFRS में होते हैं SIC एंड IFRIC। आप बोलेंगे ये क्या है। जो IAS में इंटरप्रिटेशन के लिए स्टैंडर्ड्स निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन, और जो IFRS में निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं इफ्रिक इंटरप्रिटेशन। मतलब IFRS को किसी चीज में समझने में दिक्कत है तो बोर्ड उसका इंटरप्रिटेशन देती है, उसका नंबर होता है इफ्रिक। और IAS में दिक्कत होती है, उसको समझाने के लिए बोर्ड इंटरप्रिटेशन देती है, उसका नाम है सिक। इंडेस में इन्हीं का नाम है अपेंडिक्स। इंडेस में हम इसको अपेंडिक्स कहते हैं। मतलब ये जितने भी इंटरप्रिटेशन है उसको अपेंडिक्स के नाम से जोड़ा है। तो ये जो डिफरेंसेज आपको दिखते हैं इसको हम कहते हैं कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। ये कार्ब तो हैं लेकिन इनका कार्ब से रिलेशन नहीं है, इसको बोल दिया कार्ब नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। मतलब ये कार्ब तो है लेकिन इनका कोई, कार्ब का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेज, चेंज करना। चेंज किया तो है लेकिन इससे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं बदलेगा। नंबर बदल देने से फाइनेंशियल इंपैक्ट थोड़ी बदलता है, ये तो सिर्फ समझने के लिए। दूसरा आता है दोस्त, दूसरा ये तो हमारे पास पहला हो गया।
दूसरा आ जाता है हमारे पास में रिमूवल ऑफ ऑप्शन। रिमूवल ऑफ अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये भी है नॉट रिजल्टिंग इनटू कार्ब। सर ये क्या मतलब हुआ? जैसे IFRS में एक ट्रांजैक्शन के लिए दो अलग अलग ट्रीटमेंट दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो कहते हैं कॉस्ट मॉडल पे भी कर सकते हो और फेयर वैल्यू मॉडल पे भी कर सकते हो, लेकिन इन डेज में सिर्फ कॉस्ट मॉडल लिखा है, फेयर वैल्यू मॉडल हटा दिया। तो ऐसे कई अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स IFRS में है जिसको इन डेज में हटा दिया है। तो ऐसा करने से भी कार्ब तो हुआ, डिफरेंसेस तो आए, लेकिन इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। आप खुद ही कह रहे थे दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, आपकी मर्जी है, हमने एक ले लिया, एक हटा ही दिया। तो ये भी एक डिफरेंस का रीजन है, लेकिन इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता है। तीसरा है इकोनॉमिक रिलेटेड चेंज। ये है रिजल्टिंग इनटू कार्ब। यहां पे कार्ब हो जाता है इकोनॉमिक रिलेटेड चेंज। जो IFRS है नॉर्मली वैसे तो बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो यूरोप और अमेरिका के एनवायरनमेंट से ज्यादा रिलेट करता है। इंडिया में कई जगहों पे उसके इंप्लीमेंटेशन में इकोनॉमिक दिक्कतें आती हैं। इस वजह से भी कई जगहों पे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। इसलिए कहते हैं बस यही एक चेंज है जो वाकई में कार्ब है, बाकी में डिफरेंस है, बाकी वो सब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे IFRS 1 कहता है, यानी IAS 1, कि अगर लोन आपने लिया है और उसका एग्रीमेंट ब्रीच हो गया तो 10 साल के लिए भी आपने पहले लोन लिया था तो उसको करंट लायबिलिटी बैंक मान लेगी और उसकी रिकवरी शुरू कर देगी, क्योंकि आपने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया है। लेकिन इन डेज कहता है डिफॉल्ट हो भी गया और बाद में रेक्टिफाइड हो गया तो उसको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और लायबिलिटी नॉन करंट की नॉन करंट रहेगी। तो कई जगहों पे क्योंकि इंटरनेशनल नियम बड़े हार्ड होते हैं, तो एक बार डिफॉल्ट हो गया तो NPA मान लेते हैं। अपने यहाँ 3 बार लगातार डिफॉल्ट होता है तब NPA मानते हैं। तो ये जो कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड चेंजेज हैं वो चेंजेज भी किए गए हैं, इसको हम कहते हैं रिजल्टिंग इनटू कार्ब। और ये टाइम टू टाइम आपको पढ़ा देंगे क्योंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा है। और कुछ एस और इंड एस के जो डिफरेंसेज है वो भी आपके कोर्स के पार्ट हैं, तो उसका भी हम डिस्कशन टाइम टू टाइम कर देंगे। ये जो मैंने पर्टिकुलर आपको लेक्चर दिया है दोस्त, ये टेक्निकली मैंने दिया है आपको, जो आपका कोर्स है उसको समझने के लिए, हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसको समझने के लिए, हमारे पास इन डेज के नियम क्या हैं उसको समझने के लिए। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आपका होगा वह है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, वो भी समझने के लिए है। जो तीसरा लेक्चर होगा इन डेज 1 का, वो भी समझने के लिए है। जो चौथा लेक्चर होगा वो भी इन डेज 1 का होगा, वो भी समझने के लिए। ये चारों लेक्चर आपके कोर्स में क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनको समझे हुए, बिना समझे हुए आप इन डेज सीख नहीं पाएंगे। इसलिए इन चारों को अच्छे से पढ़ना है, ये मानते हुए पढ़ना है कि कोर्स में है, ताकि आप इन डेज को अच्छे से समझ पाएं। और इन चारों लेक्चर को करने के बाद आप किसी भी स्टैंडर्ड से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको टोटल पूरी बात समझ आएगी। वैसे फिर भी बेटर है कि जो ऑर्डर मैं फॉलो करूं आप भी वो ऑर्डर फॉलो करें और स्मूथ इंप्लीकेशन होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे लाइव में या फेस टू फेस में जुड़ना चाहते हैं वो इन 4 लेक्चर्स को करके ही फेस टू फेस और लाइव क्लासेज में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो लाइव और फेस टू फेस क्लासेज हम आगे कंडक्ट कर रहे हैं उन क्लासेज में सीधा हम सिलेबस की बात करेंगे जो आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर प्रिस्क्राइब किए हैं उसके। तो ये 4 चैप्टर आपको करके आप फिर लाइव या फेस टू फेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अपने पास में वीडियो क्लासेज में हैं वो तो अपना इसी ऑर्डर में चलते रहेंगे।